अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस शॉर्ट वीडियो में हम मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन डिस्कस करते हैं इक्विटी के, यानी कि हम इक्विटी शेयर्स किस किस तरह इशू कर सकते हैं। देयर आर 5 प्रिंसिपल मेथड्स फॉर अ कंपनी टू रेज़ इक्विटी फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस रेज़ करने के लिए या शेयर्स इशू करने के लिए 5 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, जिसको हम IPO भी कहते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफ़र क्या चीज़ है? A public offer refers to the process in which a company offers its shares for sale to private and or institutional investors. इनिशियल पब्लिक ऑफ़र का मतलब ये है कि मैं पब्लिकली ऑफ़र करूं अपने शेयर्स बेचने के लिए, या कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी जो है वो लोगों को ऑफ़र करे कि हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज़ करो। और ये जो शेयर्स हम लोग सेल करते हैं ये हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी सेल कर सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर यानी कि एक इंडिविजुअल, एक आम बंदा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अपने नाम पर शेयर्स ख़रीदते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हो कि लेट्स से एक म्यूचुअल फ़ंड है और वो अपने नाम पर शेयर्स ख़रीद रहा है, या एक कंपनी है और वो अपने नाम पर शेयर्स ख़रीद रही है, तो शेयर्स कोई भी ख़रीद सकता है। The first time the company offers its shares for sale is called an initial public offer. पहली बार जब कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में आम लोगों तक पहुंचाती है या सेल करती है, नई कंपनी शुरू हुई और उसने सारे लोगों को वो अपने शेयर्स जो है वो बेचना शुरू करा ताकि वो पैसे गैदर कर और बिज़नेस रन कर सके, इसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफ़र कहते हैं। पहली बार जब ये हो रहा होता है, यानी कि अपनी ज़िंदगी में कंपनी जब पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिकली बेचती है, उसको हम IPO कहते हैं। शेयर इशू प्राइस नीड्स टू बी अट्रैक्टिव टू प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज देम टू इन्वेस्ट। अच्छा, इस बात का मुझे ख्याल रखना पड़ता है IPO में कि मेरी जो कंपनी होती है वो अभी फॉर्म हो रही होती है, वो प्योरली सही से फॉर्म हुई नहीं होती है, उसके बिज़नेस नहीं चल रहे होते हैं, तो मुझे जो है वो शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करना होता है कि मेरे बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। इसीलिए जनरली जो है वो शेयर्स थोड़ा सा कम प्राइस पर इशू करे जाते हैं। मिसाल के तौर पर कंपनी को लगता है कि अगर एक शेयर की वैल्यू 50 है, फिर भी उसको 25 पर, 30 पर, 35 पर इशू किया जाता है, ताकि सारे के सारे शेयर्स जितने भी कंपनी चाहती है कि पब्लिक बाई करे और सब्सक्राइब करे, वो सारे शेयर सब्सक्राइब हो जाएँ। इंडिविजुअल्स को ये फ़ायदा होता है कि वो ऑल्दो पहले शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन उनको ये पता होता है कि जैसे ही कंपनी जो है वो वजूद में आई तो उनके शेयर्स की वैल्यू 10, 15, 20 रुपये बढ़ जाएगी। इसी फ़ायदे के हिसाब से वो शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं। अगर ऐसा कोई फ़ायदा ना हो तो नई कंपनी में इन्वेस्ट करने का कौन एक जो है वो आप कह लो कि क्या कहते हैं, रिस्क लेगा। प्राइवेट प्लेसिंग ये दूसरा तरीका है। विद अ प्राइवेट प्लेसिंग एन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज प्लेस्ड बाय द कंपनी विद वन और मोर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थ्रू अ ब्रोकर। अच्छा देखिए, इन टर्म्स में बहुत सारी गहराई है, लेकिन उस गहराई में आपको जाना नहीं है, आपने ब्रीफली चीज़ों को समझना है और छोटा सा सिंपल सा थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा। तो अगर वो ये पूछ ले कि प्राइवेट प्लेसिंग क्या है, तो आप ये बोल दोगे कि प्राइवेट प्लेसिंग में एक कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को इशू करती है, लेकिन वो पब्लिकली सबको इशू नहीं करती है, बल्कि 2, 4, 5 जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बिग जाइंट्स होते हैं, जिसके कंपनी लगता है जो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 कंपनी के एक साथ शेयर्स ख़रीद लेंगे या एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के शेयर्स ख़रीद लेंगे, उनको कंपनी जो है वो शेयर्स बेचती है। अब ये प्राइवेट प्लेसिंग जो है, इसके पीछे जो है वो पूरे एक कानून होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी जाकर जो है वो प्राइवेटली किसी को शेयर्स बेच दे, बल्कि उसने सारे कानून जो है वो फॉलो करते हुए ये स्टेप्स लेने होते हैं। इवन इनिशियल पब्लिक ऑफर में बहुत सारी बातें, बहुत सारे कानून होते हैं। प्रोस्पेक्टस इशू करवाना है, बैंक्स रख रहे हैं, ब्रोकर्स रख रहे हैं, और क्या कहते हैं, बुक बिल्डिंग होती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन वो प्रोसेस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें सिर्फ ये डिस्कस करना है कि भाई प्राइवेट प्लेसिंग क्या है। तो जनाब, अगर मैं कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही अपने शेयर्स ऑफ़र कर रहा हूँ थ्रू ब्रोकर, तो उसको हम प्राइवेट प्लेसिंग कहते हैं। अनलाइक एन IPO इट इज़ नॉट ओपन टू द जनरल पब्लिक। ऐसा नहीं है कि मैं सबको आम दावत दे रहा हूँ। इनिशियल पब्लिक ऑफर में मैं सबको दावत दे रहा होता हूँ कि आओ और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ऐसा नहीं है। प्लेसिंग इज सूटेबल व्हेन इशूइंग अ लोअर वॉल्यूम ऑफ शेयर्स देन इन एन IPO। प्लेसिंग तब सूटेबल है जब कंपैरेटिवली IPO से कम शेयर्स इशू करने हो। IPO में मिसाल के तौर पर आपने अगर 5 महीने शेयर्स इशू करने हैं, आपने पब्लिकली पूरे के पूरे मुल्क में सबको बता दिया, पूरे पाकिस्तान में सबको बता दिया कि भाई मेरी कंपनी आ रही है और ये है और वो है XYZ। लेकिन जब हम प्लेसिंग की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली कम शेयर्स इशू करने होते हैं, एंड देयरफॉर मैं पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करता। फिर आता है इंट्रोडक्शन।
An introduction describes when shares in a large company are already widely held by the public and the company wants its shares to be publicly tradable on a recognized stock market. अच्छा देखिए, इंट्रोडक्शन जो है ना वो नए शेयर्स का इशू करना नहीं है, बल्कि ये ऐसा है कि एक प्राइवेट कंपनी थी, उसके कुछ मेंबर्स थे, उनके पास उसके शेयर्स थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेंबर्स बढ़े और अब बढ़कर इतने मेंबर्स हो गए कि उस कंपनी के शेयर्स पब्लिकली बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल हैं। बहरहाल जब तक एक कंपनी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होगी, तब तक उसके शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त स्टॉक मार्केट में नहीं हो सकती। देयरफॉर इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि सबके पास शेयर्स थे, ए के पास 5 शेयर्स, बी के पास 5 शेयर्स, सी के पास 10 शेयर्स, डी के पास 15 शेयर्स, लेकिन ये लोग पब्लिकली दूसरों को ये शेयर्स आराम से नहीं बेच पाते थे क्योंकि कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं थी जहाँ पर ये शेयर्स लिस्टेड हों। लिस्टेड होने का मतलब ये है कि ट्रेडेबल हों, यानी कि उसके ख़रीदार और बेचने वाले दोनों जो है वो एक जगह पर एक बाज़ार में जमा ना हो सकते हों। तो कंपनी क्या करती है, जब कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी अपने शेयर्स का इंट्रोडक्शन कराती है, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, यानी कि कंपनी जो है वो एक एप्लीकेशन फ़ाइल करती है कि भाई हमारी ये कंपनी है, हमारी इस कंपनी के शेयर्स ABCDEF इतने सारे लोगों के पास हैं, लेकिन ये लोग अपने शेयर्स बेच नहीं पाते, किसी को अगर बेचने होते हैं ख़रीद नहीं पाते, अगर ख़रीदने होते हैं तो क्योंकि ये शेयर्स स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है, तो लिहाजा स्टॉक मार्केट आप जो है वो इन शेयर्स को अपने विंडो पर इंट्रोड्यूस करवाओ। अगेन इसके पीछे कुछ कानून होते हैं और उसके तहत ये फॉलो होता है, लेकिन ये याद रहे कि इंट्रोडक्शन का ये मतलब नहीं है कि मैं नए शेयर्स इशू कर रहा हूँ। इनिशियल पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसिंग में तो पैसा आता है क्योंकि मैं शेयर्स इशू करता हूँ और लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं और उसके अगेंस्ट मुझे पैसा देते हैं। इंट्रोडक्शन में तो सिर्फ़ और सिर्फ ये हो रहा है कि मेरे शेयर्स जो हैं वो अब ट्रेडेबल बन रहे हैं या स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो रहे हैं ताकि मेरे करंट शेयर होल्डर्स उसको जो है वो ट्रेड कर सकें। राइट्स इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी के शेयर्स मार्केट में बहुत सारे शेयर होल्डर्स के पास हैं, लेकिन कंपनी को मज़ीद कोई प्रोजेक्ट करने के लिए मज़ीद पैसों की ज़रूरत है। तो इस सूरत में ये होता है कि कंपनी जो है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलती है कि भाई हमें जो है वो XYZ प्रोजेक्ट में फ़र्दर इन्वेस्टमेंट करनी है और हम चाहते हैं कि हम जो है वो 10,000, 5,000, 4,000 शेयर्स और इशू करें, और हम अगर किसी बाहर के बंदे को करेंगे तो नुकसान ये होगा कि वो भी शेयर होल्डर बन जाएगा और आपका जो पावर है वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि आपके वोटिंग राइट्स जो है वो डाइल्यूट हो जाएंगे। तो लिहाजा कंपनी ने ये फ़ैसला किया है मिसाल के तौर पर कि किसी के पास भी कंपनी के 10 शेयर्स होंगे, हम उसको एक राइट्स इशू देंगे। ये एक मिसाल है, एक रेशो की मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे रेशोज़ आपको दिए हुए होते हैं। लेट्स से कि कंपनी के शेयर्स किसी भी बंदे के पास अगर 10 शेयर्स हैं तो उसको एक राइट इशू देंगे, अगर किसी के पास 20 शेयर्स हैं तो 2 राइट्स इशू देंगे और आप उसको सब्सक्राइब करवाओ, यानी कि आप ही नए वाले कंपनी के शेयर्स ख़रीद लो। इससे ये होगा कि कोई नया शेयर होल्डर नहीं आएगा बल्कि आप ही शेयर होल्डर रहोगे और आपकी ही पावर जो है वोटिंग पावर जो है वो मेंटेन रहेगी। अब ये हम शेयर होल्डर्स को ऑफ़र तो करते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स कभी कभार राइट्स इशू को सब्सक्राइब करते हैं, कभी कभार नहीं करते। सर अगर सारे शेयर होल्डर सब्सक्राइब ना करें तो क्या होगा, तो फिर मैं जो है वो बाहर पब्लिक के पास जा सकता हूँ। अगेन इसके पीछे पूरे के पूरे कानून होते हैं, लॉज होते हैं जो फॉलो करने होते हैं राइट्स इशू के लिए, लेकिन अभी आपको राइट्स इशू की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए और उसका मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दावत देना कि कंपनी के मज़ीद शेयर्स ख़रीद लो ताकि कंपनी में मज़ीद पैसा आ जाए और वो पैसा भी तुम्हारे ही नाम से इन्वेस्टेड हो रादर देन किसी और बंदे के नाम से। बोनस इशू विद द बोनस इशू नो न्यू कैपिटल इज रेज्ड, द कंपनी कैपिटलाइजेस पार्ट ऑफ इट्स रिजर्व्स बाय मेकिंग अ बोनस इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। बोनस इशूज़ और राइट्स इशूज़ आपने अकाउंटिंग में भी बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। बोनस इश्यूज़ में अगेन कोई नया पैसा नहीं आता बल्कि कंपनी अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज़ करती है। कंपनी जो है वो फॉर एग्जांपल लेट से कि क्या कहते हैं अपना शेयर प्रीमियम डेबिट करती है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट करती है, और ये तब होता है जब कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाती है तो कंपनी मज़ीद अपने शेयर्स अपनी कंपनी के मज़ीद शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। बोनस इश्यूज़ राइट इश्यूज़ की ट्रीटमेंट आपने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ी हैं वो उससे आप अच्छे से वाकिफ़ हो, और ये 5 बातें हैं, ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो आपने याद करने हैं। अच्छा हाँ, बोनस इशू में भी ये याद रहे कि नया पैसा नहीं आता क्योंकि आप नए शेयर्स इशू नहीं कर रहे हो। देखो जब आप नए शेयर्स इशू करोगे ना तो डबल एंट्री क्या पास होगी, कैश डेबिट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, लेकिन बोनस इशूज़ के केस में एक रिज़र्व डेबिट हो जाता है और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। मज़ीद अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हैं।
बहरहाल आप लोगों को आपके पेपर के हिसाब से इनकी डेफिनेशंस लिखनी होंगी, लिहाजा बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है।